अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एफआरडी लर्निंग इंग्लिश। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे बेपनाह फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स मैं हूं आपका मेज़बान फैसल रफ़ीडा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एफआरडी लर्निंग इंग्लिश। फ्रेंड्स आज मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन और स्पीच के मुतल्लिक बताऊंगा और इसका इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा कि इसका इंट्रोडक्शन तारुफ क्या है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे बेपनाह फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं गाइस आज के टॉपिक की जानिब। अच्छा गाइस, यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का जो मीनिंग है यहाँ पे सेम टू सेम है। तो आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। और यहाँ पे हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है बराह रास्त या बिलवास्ता, इनडायरेक्ट का मतलब होता है बिला वास्ता, और जबकि नरेशन का मतलब होता है तस्करा या बयान यानी जिक्र करना किसी बात का। तो आगे स्पीच का मतलब होता है गुफ्तगू या बयान। एक आम अल्फाज होता है स्पीच जिसका मतलब होता है तकरीर। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हम गुफ्तगू ही या बयान लेंगे। तो अगर इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच का मुकम्मल तर्जुमा या ट्रांसलेशन किया जाए तो इसका ये बनेगा बिला वास्ता और बिल वास्ता बयान। तो गाइज आगे मौजूद है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में कौन कौन मौजूद होते हैं। एक तो होता है स्पीकर और दूसरा होता है लिसनर। स्पीकर वो होता है जो बोल रहा होता है और लिसनर वो होता है जो सुन रहा होता है। मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, इसमें मैं स्पीकर हूँ और आप लिसनर हैं। अगर दो दोस्त इकट्ठे मिलकर बात करते हैं या गुफ्तगू करते हैं तो एक स्पीकर होता है और दूसरा जो होता है वो लिसनर होता है। पहला फ्रेंड्स दूसरे फ्रेंड्स को वैसे बात करता है और पहला फ्रेंड दूसरे फ्रेंड्स को सुनता है, या दूसरा फ्रेंड्स बोलता है या पहला फ्रेंड सुनता है। तो दैट टाइम जो होता है एक स्पीकर होगा एक लिसनर होगा। तो गाइस आगे मौजूद है नरेशन की डेफिनेशन कैसे होगी। किसी चीज़ के तज़किरे या बयान को कहते हैं नरेशन। तो यहाँ पे काइंड्स ऑफ नरेशन मौजूद है। यहाँ पे काइंड्स ऑफ नरेशन दो है, एक होता है डायरेक्ट नरेशन या स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच। तो गाइस अब हम छोटी सी मिसाल की जानिब आ जाते हैं। तो इस मिसाल को देखकर आसानी से जो है आप इसके मुतल्लिक सीख सकते हैं। यहाँ पे एक लफ्ज़ शायरी मौजूद है। शायरी यहाँ पे स्पीकर है और मैं यहाँ पे लिसनर हूँ। यानी एक शायरी कहता है मैं 10 बजे सोता हूँ, आई स्लीप एट 10 ओ क्लाक। और मैं अपने अल्फाज में बताता हूँ कि शायरी मुझसे कहता है मैं 10 बजे सोता हूँ। शायरी सेज टू मी, शायरी मुझसे कहता है आई स्लीप एट 10 ओ क्लाक, मैं 10 बजे सोता हूँ। तो इसे लिए देखा जाए कि शायरी स्पीकर है और मैं, क्योंकि शायरी जो है ना वो बोल रहा है और मैं सुन रहा हूँ, इसमें शायरी स्पीकर होगा और मैं होऊंगा लिसनर। तो और शायरी सेज टू मी आई स्लीप 10 ओ क्लाक, शायरी मुझसे कहता है मैं 10 बजे सोता हूँ। तो यही बयान मैं तीसरे फ़र्द को बताऊँ तो मैं इसको थोड़ा रद्द बदल चेंज करके बताऊंगा और यूँ बताऊंगा कि शायरी मुझे बताता है कि वो 10 बजे सोता है। शायरी टेल्स मी, शायरी मुझे बताता है दैट के ही स्लीप, वो सोता है एट 10 ओ क्लाक, 10 बजे। यानी शायरी मुझे बताता है कि वो 10 बजे सोता है। शायरी टेल्स मी दैट ही स्लीप्स एट 10 ओ क्लाक। तो इसमें शायरी
स्पीकर होगा, तो मैं जो होगा वो लिसनर, मैं सुन रहा हूँ शायरी की बात, इसमें मैं लिसनर हूँ और शायरी स्पीकर है। तो शायरी ने मुझे बताया और मैंने ये अल्फाज उसके दोहराए कि शायरी मुझसे कहता है मैं 10 बजे सोता हूँ, और मैं तीसरे फ़र्द को बताऊँगा तो इस अंदाज़ में बताऊँगा कि शायरी मुझे बताता है कि वो 10 बजे सोता है। शायरी टेल्स मी दैट ही स्लीप एट 10 ओ क्लॉक। तो ये छोटी सी मिसाल थी कि आप इसको देखकर आसानी से समझ सकते हैं। तो आगे मौजूद है डायरेक्ट नरेशन स्पीच की हम डेफिनेशन कैसे करेंगे। किसी शख्स के मुंह से निकले हुए अल्फाज को हू बहू दोहरा देना, यानी हकीकी अल्फाज कहना और उसमें कोई रद्द बदल ना करना, सेम टू सेम उसी के अल्फाज दोहराना, तो डायरेक्ट नरेशन या स्पीच कहलाएगा। शायरी सेज टू मी, शायरी मुझसे कहता है आई स्लीप 10 ओ क्लॉक, मैं 10 बजे सोता हूँ। ये शायरी मुझे कह रहा है, मैं नहीं कह रहा उसे कि मैं सोता हूँ, बल्कि शायरी मुझसे कह रहा है कि मैं 10 बजे सोता हूँ। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा आई वांट न्यू क्लॉथ, मैं चाहता हूँ नए कपड़े। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा आई वांट न्यू क्लॉथ, मैं चाहता हूँ नए कपड़े। तो ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा आई वांट टू बाय अ बुक, उसने मुझे कहा कि मैं किताब ख़रीदना चाहता हूँ। आगे मौजूद है ही सेज, वो कहता है आई एम नॉट अ नॉटी बॉय, मैं शरारती लड़का नहीं हूँ। तो आगे मौजूद है शी सेड, उसने कहा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी हिकमत अमली है। तो गाइस यहाँ पे जो है शायरी सेज टू मी, और यही इसी लेक्चर में ये भी सीखेंगे कि इन्वर्टेड कोमा को हटाकर यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये सेज टू का क्या क्या मतलब है, और ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो मौजूद है फ़िक्रा इसे क्या कहते हैं, जो बाहर मौजूद है इसे क्या कहते हैं। तो आज हम इसी लेक्चर में ये भी सीखेंगे। नोट इसका क्या करेंगे, किसी शख्स के कहे गए असल अल्फाज को इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखना, यानी कि इसमें ये बात बता रहा है कि अगर किसी शख्स के कहे असल अल्फाज को इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखना, यानी रखा जाता है, या जो बंदा अपने अल्फाज को असल अल्फाज होते हैं वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होते हैं, यानी कि यहाँ पे मौजूद है आई स्लिप 10 ओ क्लॉक, यहाँ पे जो है ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर मौजूद है। तो इस क्योंकि इसके किसी शख्स के असल अल्फाज हैं, ये असल अल्फाज हैं। ये जो शायरी सेज टू मी, ये तो इसका ज़िक्र है, शायरी का ज़िक्र है, और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर मौजूद है आई स्लिप एट 10 ओ क्लॉक, ये उसके असल अल्फाज हैं। तो ये आई स्लिप 10 ओ क्लॉक, ये भी आई वांट न्यू बुक या न्यू क्लॉथ, ये भी आई वांट टू बाय अ न्यू बुक, आई एम नॉट अ नॉटी बॉय, मैं शरारती लड़का नहीं हूँ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये सब जो हैं ये उसके असल अल्फाज बयान किए गए हैं। और इन्वर्टेड कोमास के बाहर होते हैं ना, वो उसका सिर्फ जिक्र होता है कहने वाले का, और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर मौजूद होता है, जैसा कि आई स्लिप एट 10 ओ क्लॉक, आई वांट न्यू क्लॉथ एंड आई वांट टू बाय अ बुक, आई एम नॉट अ नॉटी बॉय एंड ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ये सब इन्वर्टेड कोमास के अंदर मौजूद हैं। तो इसे ये कहने वाले के असल अल्फाज हैं। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन और स्पीच की जाने जाते हैं कि इसके पार्ट्स कितने हैं। इसके पार्ट्स दो हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच यानी नरेशन का वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर हो, इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो नरेशन का वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हो, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच में गुफ्तगू करने वाले का जिक्र होता है। रिपोर्टिंग स्पीच में गुफ्तगू करने वाले का जिक्र होता है, यानी कि वो किसने किससे किस वक्त बात की या गुफ्तगू की,
ये रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में गुफ्तगू करने वाले का जिक्र मौजूद होता है, और जबकि रिपोर्टेड स्पीच में गुफ्तगू करने वाले के असल अल्फाज होते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मौजूद होता है, जबकि रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के बाहर मौजूद होते हैं। जो बाहर मौजूद होता है वो कहने वाले का जिक्र होता है, और जो अंदर मौजूद होता है वो असल अल्फाज जो गुफ्तगू करने वाले ने अपने मुंह से निकाले हों वो कहलाते हैं रिपोर्टेड स्पीच वाले। जो बंदा कहता है कि रिपोर्टिंग स्पीच में अपने असल अल्फाज बयान करता है तो वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मौजूद होते हैं। तो गाइस अब मैं आपको एक सेंटेंसेस को एक अलग अलग करके समझाता हूँ कि इसको हमने कैसे समझना है। तो एक सेंटेंस मौजूद है, शायरी सेज टू मी, शायरी मुझसे कहता है। इसमें ये है रिपोर्टिंग स्पीच, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर मौजूद है, ये सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास के बाहर मौजूद होता है, ये सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। और सेज टू इसका कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। और उसके बाद दूसरा है आई स्लीप एट 10 o'clock, ये है रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मौजूद है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर मौजूद सेंटेंस हो वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। तो इसमें स्लिप जो है वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगा। तो गाइस इसके साथ नोट इसका हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और बाहर वाले हिस्से को मिलाने के लिए कोमा, यानी कि डायरेक्ट स्पीच कोमा डाला जाता है। जो आपके सामने दिया हुआ है शायरी सेज टू मी के आगे एक छोटा सिंगल कोमा है, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कोमा ही कहेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हैं कि हमने इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे तब्दील करना है। ये सिर्फ डायरेक्ट स्पीच के अबाउट है, ये सारा स्ट्रक्चर डायरेक्ट स्पीच का है। तो गाइस अब हम इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच को हम तब्दील करेंगे, डायरेक्ट को अब हम इनडायरेक्ट में तब्दील कर रहे हैं। तो ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, ये है डायरेक्ट। आई वांट न्यू क्लॉथ, मैं चाहता हूँ नए कपड़े। तो इसमें हम उल्टे कोमा को ख़त्म किया जाता है, हम कैसे करेंगे। तो और उल्टे कोमा को ख़त्म करके हमने नीचे क्या लगाना है, और सिंगल कोमा को ख़त्म करके उसकी जगह क्या लगाना है। तो दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए अल्फाज को दैट, इट, टू इस्तेमाल करते हैं। आम रूटीन में ज़्यादातर मोस्टली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो दैट ही इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ रिपोर्टिंग स्पीच का पहला हर्फ कैपिटल की बजाय स्मॉल इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे मौजूद है ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, आई वांट न्यू क्लॉथ, मैं चाहता हूँ नए कपड़े। और ही सेड टू मी के बाद सिंगल कोमा है, सिंगल कोमे की जगह हम दैट का इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ इन्वर्टेड कोमा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे आई वांट न्यू क्लॉथ लिखा हुआ है, आई की जगह हम नीचे ही में चेंज करेंगे। ही का जो एच है वो हम कैपिटल की बजाय हम स्मॉल में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई कोमा वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम सिर्फ सिंपली यही करेंगे कि ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड न्यू क्लॉथ। तो गाइज़ आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक आज का लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना मत भूलिए। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।